बच्चों हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 30 मिनट्स के अंदर पूरा रिवीजन बढ़िया से करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बात को शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसकी सारी बातें समझेंगे। कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर नोट्स उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा बेटा। यहाँ पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ेगा, इसको ले लीजिए और इसको इसको मतलब अनलॉक है, इसको लेकर आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका नोट्स लेने का तरीका। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि सुपर इजी भाषा के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। आगे चलते हैं। ये आपके लिए बेटा यहाँ पे अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए अपडेट्स देता हूँ जिससे कि आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर सकें और शानदार नंबर ला सके। आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्लास 11 फिजिक्स के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है कि मैंने चुनिंदा क्वेश्चन चूज किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं बेटा। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आपको और मजबूती देने के लिए मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी के पूरी एक्सरसाइज और पूरे एग्जाम्पल्स के वीडियो सोल्यूशन इसमें ऐड कर दिए हैं। यानी कि जो 11th की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के, उन सब का वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी भाषा में आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स का लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 11 फिजिक्स के दिखेंगे। उसको लेकर पढ़ाई को तुरंत चालू कर दीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई का। तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, और लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको इन क्वांटिटी की मदद से हम एक्सप्रेस कर सकें। तो ये दो खूबियां होनी चाहिए किसी भी क्वांटिटी में, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे कि लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन जैसे कि आपकी खुशी या आपका दुख, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ना इसको हम मेजर कर पाएंगे और फिजिक्स के लॉ इससे हेल्प लेके फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि लेंथ, मास, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो प्रकार की हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से उनको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और भी बहुत कुछ। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का हम हेल्प लेंगे और डेराइव्ड क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये मेजरमेंट की बात, कैसे मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस क्वांटिटी का हम, जिस चीज का हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो उसकी कितनी गुना है। जैसे मीटर की स्केल होती है, तो किसी भी कपड़े को नापेंगे, लिखेंगे 4 मीटर है या 4.5 मीटर, तो 4 मीटर, अगर वो 4 मीटर है तो 1 मीटर का 4 गुना है। तो 1 मीटर का 4 गुना यानी n की वैल्यू 4 हो गई न्यूमेरिक वैल्यू, और u इज द यूनिट जो कि 1 मीटर। तो q इज इक्वल टू nu, ये मेजरमेंट करने का तरीका है। u एक फिक्स क्वांटिटी कर लेते हैं यूनिट, और उसके कितने गुना कोई क्वांटिटी है वो मेजरमेंट के तरीके के रूप में आ जाती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इनके पूरे सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों यूनिट्स सामने इकट्ठा करके बोलते हैं। जो कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स रही है वो कौन सी रही है? एक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। मास के लिए लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। एफपीएस सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम था, फुट, पाउंड एंड सेकंड। एमकेएस सिस्टम की बात करें तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड इज द एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम एक तरीके से एमकेएस का रिफाइंड रूप है। इसमें भी मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया जाता है। ये चार कॉमनली यूज्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके सामने हैं।
आगे देखिए ये 7 बेसिक एसआई यूनिट्स आपके सामने लिखी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो क्वांटिटी लेंथ हो गई और बेसिक यूनिट फंडामेंटल मीटर हो गई, इस लिखने का तरीका मीटर एम लिख दिया। इसी तरीके से मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके साथ साथ दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बाद में ऐड की गई थी। वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है? एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये देखेंगे तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं निकलती, क्योंकि सेम क्वांटिटी, आर्क और रेडियस दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है थीटा इन रेडियंस। और सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है, तो ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, जो इसका सिंबल है ये आप देखिए जैसे जैसे सिग्मा वाला होता है रेजिस्टेंस वाला, वो सिग्मा ओम वाला, वो स्टे रेडियन इसकी यूनिट है। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए। सॉलिड एंगल का यूनिट हो गया रेडियन और ये स्टे रेडियन। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, दोनों डायमेंशन लेस हैं लेकिन दोनों की यूनिट्स हैं रेडियन स्टे रेडियन। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं देखिए साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आपके साथ रहता है। जब भी हम किसी चीज को a इंटू 10⁻b में लिखते हैं, जहां पर a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है, तो इस नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही सरल, जैसे कि ये क्वांटिटी लिखी है 6 5 और बहुत सारे जीरो। हमने पहली क्वांटिटी को 1 से 10 के बीच में कर लिया, ये देखिए 1 to 10 लिखा है और पावर रेस कर दी, तो 6.5 इंटू 10⁸ ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इसी तरीके से यहां पर एक वैल्यू लिखी है एग्जांपल के तौर पे। अब इसको पहली जो क्वांटिटी है वो 1 से 10 के बीच में यानी 3.14, और फिर आगे जो वैल्यू थी 2234 लिखी और पावर उसी हिसाब से रेस कर दी। तो इसे ये जो पहली क्वांटिटी होती है ये 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, बाकी पावर्स के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसी से एक टर्म निकलता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आपके साथ रहता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो पहले आप क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, बढ़िया। अब उसमें ये जो जो 1 से 10 के बीच में क्वांटिटी थी, अगर ये 5 से बड़ी है तो इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, यानी 10⁻1 है तो ये 5 से बड़ी है तो 10⁻2 इज द ऑर्डर। आप क्या करेंगे, पावर 10 की एक ऐड हो जाएगी। अगर क्वांटिटी 5 से बड़ी है तो 5 के बराबर या 5 से कम है तो ऑर्डर में कुछ जोड़ेंगे नहीं। जैसे ये देखिए 4.9 इंटू 10⁻3 है, ये 5 से छोटी है तो इसका ऑर्डर कितना रहा, केवल 10⁻3। यहां देखिए 8.3 है, ग्रेटर देन 5 है तो एक बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻4 में +1 कर देंगे तो 10⁻3 आ जाएगा। यहां देखिए 5 है तो 5 होने में ना कुछ ऐड नहीं करेंगे, यानी 10⁻2 ही इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। उसके बाद जो पहली क्वांटिटी अगर 5 से बड़ी है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में +1 कर दीजिए, पावर है 10 की उसमें +1 कर दीजिए। 5 या 5 से छोटा है तो कुछ ऐड ना कीजिए, वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये कंपेयर जब करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? जब भी कोई मेजरमेंट आप करते हैं तो मेजरमेंट में प्लस एक अनरिलायबल डिजिट को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जो भी आप नपाई कर रहे हैं मेजरमेंट, एक क्वांटिटी आएगी जहां तक पक्का है, उसके बाद पहली जो फर्स्ट अनरिलायबल है उसको जोड़ते हुए, मतलब उसको इंक्लूड करते हुए, उनको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम जल्दी से देखने वाले हैं। जैसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां पर देखिए जितने भी नंबर्स लिखे हैं डिजिट्स, सब नॉन जीरो हैं। तो यहां पर 42.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी नॉन जीरो है, देखिए 4 डिजिट्स हैं, 4 हो गई, इसमें 5 है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ली जाती हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ा यहां। दूसरे रूल की हम बात करते हैं कि ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। दो नॉन, ये देखिए 5 और 3 दो नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो 5.03 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें देखिए 6 और 4 के बीच में जीरो है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। अगली लीडिंग जीरोस जो होती हैं या
डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो जीरोस लिखी रहते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लीडिंग, ये इधर वाले को बोलते हैं लीडिंग जीरोस, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को। तो 0.543 में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर देखिए तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होंगे, यहां पर ये जीरो काउंट नहीं होंगे, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो कि लीडिंग जीरोस इनको बोलते हैं, या डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाते। अब अगली बात इसका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, यानी ये जो उसके पीछे लगते हैं इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ये काउंट किए जाते हैं। तो 4.330 अगर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये देखिए इसमें 5 हो जाएंगी, क्योंकि ये हो गया आपका ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड में। तो ये हो गया आपका इसमें कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर डेसिमल नहीं लिखा है तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं उनको काउंट नहीं करते। जैसे कहीं पे लिखा है 4330, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इस वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं लगा है इसके अंदर। ये बात देखिए लिखी है 123 मीटर है या 123.00 सेंटीमीटर, सब में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जो ट्रेलिंग जीरोस अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक, अगला 5वां नंबर का रूल इसका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर केवल ये जो पार्ट होता है 1 से 10 के बीच में, इसी का सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं। तो इसका भी सिग्नि यहाँ पे मान लीजिए 10 की पावर -3 है, तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यही बात जब भी हम किसी की यूनिट बदलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। तो 16.4 सेंटीमीटर है तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे मीटर में लिख दो चाहे किलोमीटर में लिख दो, सबका 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो यूनिट्स बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलती नहीं है। अब राउंडिंग ऑफ, अब सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब कि कोई डिजिट्स को ड्रॉप कर रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे एग्जांपल से। पहली चीज क्या है कि अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से अगर छोटी है तो उसके पहले वाली जो संख्या है प्रीसीडिंग डिजिट वो अनचेंज रहती है। जैसे कि यहां पर देखिए मान लीजिए इस 2 को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो 2 को 5 से छोटी है तो इसलिए ये जो 8 है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 7.8 हो जाएगा। 2 को चुपचाप ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये 5 से छोटा था। यहां पर 4 है, 5 से छोटा है, इसकी राउंडिंग ऑफ किया तो 3.9 आ गया। ठीक है, अब अगर 5 से बड़ा है, अगली चीज मोर देन 5 है, तो जो पहले वाली डिजिट होती है वो एक संख्या बढ़ जाती है, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। जैसे 6.87 में 7 नंबर को ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए जो 8 है वो एक बड़ा हो जाएगा, तो 6.9 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ में। इसी तरह से देखिए 8 ड्रॉप कर रहे हैं, 8 5 से बड़ा है तो ये 7 की जगह 8 हो जाएगा। समझ गए। अब ऐसा हो सकता है कि ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, 5 के बराबर हो, तो उसमें 2 केस बनते हैं, आइए दिखाते हैं। पहला ऐसा है कि मान लीजिए जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है नंबर, लेकिन उसके बाद कोई नॉन डिजिट जीरो, मतलब जीरो के अलावा कुछ संख्याएं लिखी हैं। जैसे देखिए ये 5 को ड्रॉप करना चाहते हो लेकिन उसके बाद 1 लिखा है, जीरो नहीं लिखा है, तो अब क्या करोगे, उससे पहले वाली एक संख्या को, उसके पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा देते हो, यानी 5 को ड्रॉप कर रहे हो तो 6.4 कर दोगे इसको। यहां भी 5 को ड्रॉप कर रहे हो, उसके बाद जो संख्या लिखी है वो जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, इसलिए हम जब 5 ड्रॉप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.8। ठीक है, अब मान लीजिए जो 5 आया है वो 5 है और उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा है या उसके बाद जीरो है, फिर कैसे ड्रॉप करोगे। तो ये देखिए 5 को ड्रॉप करना चाहते हो, बाद में जीरो है, तो अगर इसके पहले की संख्या इवन है तो आप एक संख्या बढ़ा देंगे इसकी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो ये 3.25 में 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, बाद में जीरो था तो 3.2 का 3.2 ही रह गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहां पे देखिए 5 ड्रॉप कर रहे थे, 6 का 12.6 का 12.6 रहा। लेकिन अगर मान लीजिए 5 के बाद है जीरो और उसकी प्रीसीडिंग नंबर है ऑड, तो उस समय एक बढ़ा देते हैं, जैसे 3.750 है, 5 को ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद जीरो है, तो 7 वाले को एक बढ़ा के 3.8 लिख दिया। इधर देखिए 5 को ड्रॉप कर रहे हो, इसके बाजू वाला ऑड है, 6.2 राउंड ऑफ हो गया। ये राउंड ऑफ करने का तरीका है, ये आपको आना चाहिए, कई जगह इस्तेमाल होगा। उम्मीद है ये बात आप
पकड़ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो अब पहली बात आती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। इसमें क्या करते हैं, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को जोड़ते हैं तो उसके आंसर को हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में देते हैं। जो सिग्निफिकेंट्स को जोड़ा है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है। कहने का क्या मतलब है, अभी इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। ये देखिए, 3 नंबर को हम जोड़ रहे हैं, 33.3। इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 3 है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, और ये डेसिमल के बाद इसमें 3 प्लेस है। इन तीनों नंबर को जैसे मैथमेटिक्स हमने पढ़ी उसे सिंपली जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर करना है, तो इन तीनों में सबसे छोटा डेसिमल प्लेस किसका था, एक ही डेसिमल प्लेस 0.3 में थी। यानी इस नंबर को हमें एक डेसिमल प्लेस, ये जो है ना 0.3, एक डेसिमल प्लेस तक आंसर करना होगा। यही इसका मतलब है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखेंगे जोड़ने वाली संख्याओं का, और आंसर उतने ही डेसिमल प्लेस में करेंगे। तो यहां पर 36.7, ये 2 को हम ड्रॉप करेंगे। तो 2 क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए पहले वाला जो 7 नंबर वो अनचेंज रहेगा। तो 36.7 आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बात पकड़ पाए। नेक्स्ट एग्जांपल भी जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर 3 संख्या को जोड़ा, ये 3 डेसिमल प्लेस है, यहां पे देखिए, सॉरी 4 है, और इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, और इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ा है या घटाते आप तो भी, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस सबसे छोटी है। तो जो आंसर आया है वो आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, मैं ऐसे हटता हूं तो 3.47 दिख रहा है। तो ये नंबर 3, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक हमको देना था, तो 3 को ड्रॉप करेंगे, तो 3 5 से छोटा है, तो अनचेंज रहा। 3.47 आपका यहां पर आंसर आ गया। ये है आपका जोड़ने का तरीका। ये मैंने बड़ा बड़ा कर दिया है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना है, और आंसर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आपको कर देना है। बढ़िया। अब आता है गुणा और भाग का, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाती है। पहले वाले में था लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों में फर्क समझिएगा, डेसिमल प्लेस काउंट कर रहे थे, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमने इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये ना, ये 3 और 2 5, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इन दोनों को सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने तरीके से वो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसमें हमें 2 डेसिमल प्लेस तक सिग्निफिकेंट तक हमें देनी है वैल्यू, तो ये हमें 6 ड्रॉप करना है। 6 5 से बड़ा है, इसलिए 1 बढ़ा दिया और 33 आपका आंसर हो गया। इस तरह से गुणा और भाग में काम होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखकर उसमें हम लोग आंसर करने वाले हैं। आइए अब चलते हैं डायमेंशन एनालिसिस की तरफ। और डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उन्हीं की टर्म में सारी क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी लिखी जा सकती हैं। तो इन्हीं क्वांटिटीज को अगर हम ब्रैकेट में LMTA ऐसे लिख दें, इसी को हम बोलते हैं 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी क्वांटिटी हमें मिल रही है इन डायमेंशन के हिसाब से लिखी जा सकती है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कहते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के को फंडामेंटल क्वांटिटी में जब लिखते हैं, तो उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर रेज होती हैं वो कहलाती हैं इसकी डायमेंशंस। जैसे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी की बात करें, जब आप कैलकुलेट करके एक डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं, m⁻1 l⁻−3 t⁻0, तो आप कहेंगे कि डेंसिटी का मास में एक डायमेंशन है, लेंथ में -3 डायमेंशन है, और टेम्परेचर में 0 डायमेंशन है। यही बात लिखी है। हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, ये देखिए 1 पावर जो रेस की गई है, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ये होती है डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह से इसकी बातचीत की जाती है। अब देखिए आगे की बात, क्वांटिटीज, ये कई क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डायमेंशन सेम है। क्वांटिटी सेम नहीं है, डायमेंशन सेम है। सॉरी, मोमेंटम और इंपल्स की भी डायमेंशन यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है बेटा। अब आगे देखते हैं। देखिए जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, ब्रॉडली इसके 3 काम है। एक तो चेंजिंग द यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना, दूसरा करेक्टनेस ऑफ द फार्मूले को जज करना, तीसरा डेराइव करना रिलेशनशिप। ये 3 हम इस्तेमाल एप्लीकेशन करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। एक एक करके आइए देखते हैं जल्दी से। जैसे हम बात करते हैं
एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो हम जानते हैं, मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो m1 l1 t1 है, दूसरे में m2 l2 t2 है फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपको जो डायमेंशन फार्मूला, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला पहले लिख लेना होता है, जिससे एबीसी पता चल जाए। उसके बाद क्योंकि क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम में मेजर करो, क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, 1 किलो मास तो 1 किलो ही रहेगा, चाहे उसको 1000 ग्राम बोलो चाहे 1 किलो बोलो, क्वांटिटी थोड़ी घटती बढ़ती है। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और यहां पर n1 लिखते हैं, u1 की जगह ये MLT का जो वैल्यू लिखी है m1 l1 t1, और ये पावर रेस कर देते हैं। अभी एग्जांपल लिया उसे समझेंगे। और यहां पर n2 की जगह, n2 के साथ इसकी फंडामेंटल यूनिट का पावर रेस कर दिया, और n2 निकाल लेते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है। तो n2 की वैल्यू जाती है n1, ये m1 के नीचे m2 आ गया, l1 के नीचे l2, t1 के नीचे t2। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तभी समझ पाएंगे, ऐसे तो शायद ज्यादा अंदाजा ना पड़े। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल एनर्जी की यूनिट है एसआई सिस्टम में, अर्ग है एनर्जी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में। तो हमें एसआई से सीजीएस में चेंज करना है ना, सिस्टम में यूनिट बदल रही है। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि एनर्जी, क्योंकि जूल इज दी एनर्जी यूनिट, तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखिए स्टेप 2, वैल्यूज ऑफ इसकी एबीसी लिखते हैं, यानी MALBTC, इससे कंपेयर कर दिया। तो a की वैल्यू देखिए यहां 1 थी, और b की वैल्यू यहां 2 थी, और c की वैल्यू -2 आ गई। ये एबीसी आप लिख पाए, एबीसी पता करना जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। अब तीसरा हम राइटिंग यूनिट्स राइट करते हैं। तो एसआई सिस्टम में जो कि जूल था, तो m1 होती है 1 किलोग्राम। अब कन्वर्ट करना सीजीएस में, तो 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, मैं मालूम है। लेंथ होती है 1 मीटर एसआई सिस्टम में, 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। टाइम सेकंड होता है, और n1 है 1 जूल, यहां पर दे रखा था n1 की वैल्यू 1 है। अर्ग सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है, m2 होता है 1 ग्राम फंडामेंटल यूनिट, l2 होता है 1 सेंटीमीटर, t2 होता है 1 सेकंड, और n2 हमें निकालना है कितने अर्ग के बराबर होगा, 1 जूल। ठीक, अब हम ये फॉर्मूला इसके बाद लगा देंगे जो हमने अभी डिजाइन किया था। ये देखिए n2 की वैल्यू निकालने के लिए n1, m1 अपॉन n2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर C। अभी जो मैंने आपको समझाया था, ये N1 की वैल्यू 1 जूल, यहां से ये जो कि सारी क्वांटिटीज दी हैं सारी वैल्यू पुट कर दो, 1 जूल 1। और M1 अपॉन M2 की बात करोगे तो M1 1000 ग्राम, और ये नीचे 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, 1000 अपॉन 1। लेंथ की बात करोगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो 100 अपॉन 1 पावर 2, बी की पावर जो आपने रेस कर रखी है। सेकंड दोनों का सेम था, इसकी पावर सी की जगह जो कि -2 था वो रेस कर दिया। बस इसको कैलकुलेट कर डालिए आप। ये देखिए ये 1 आ गया, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, और ये 1, क्योंकि 1 की पावर -2 तो 1 ही रहता है, और ये टोटल वैल्यू 10 की पावर 7 हो गई। तो ये आंसर क्या हो गया, 1 जूल बराबर, ये n2 निकाल लियो आप, तो 10 की पावर 7 अर्ग, दिस इज योर आंसर। ये आपका यहां पर आंसर हो गया बेटा। इस तरीके से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीजों को चेंज कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया डायमेंशन एनालिसिस का। अब दूसरी बात जो हम करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला चेक करते हैं, उसके लिए एक प्रिंसिपल याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जेनेटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन, सेम डायमेंशन की वैल्यू ही जुड़ती हैं। अगर दो चीजें जुड़ रही हैं या घट रही हैं आपस में, तो उन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, सरल भाषा में। यानी अगर यहाँ x का जो डायमेंशन है, क्योंकि ये देखिए जुड़ी हैं चीजें या घटी हैं, तो इन जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। सेम दो क्वांटिटी जुड़ रही हैं या घट रही हैं, तो उनका डायमेंशन सेम होगा। सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं फिर हाईलाइट करूंगा कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट होने का मतलब रियल में करेक्ट है। मैं इसको फिर से हाईलाइट किया आपके सामने, जैसे आप भूले ना, अगर कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही फिजिकली का मतलब जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो ये पक्का है कि वो फिजिकली रॉन्ग होगा ही होगा। इस बात को क्लैरिटी से पकड़े रहिएगा। अब यहां पे जैसे लिखा है चेक द डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। अब ये डायमेंशन एक्यूरेसी डायमेंशनल रूप से सही है कि नहीं, तो इसका डायमेंशन जो हो वही इसका होना चाहिए,
वही इसका होना चाहिए, वही इसका, तीनों का डायमेंशन, क्योंकि सब जुड़े हैं ना, ये एस बराबर दिस प्लस दिस, तो ये सेम क्वांटिटी का डायमेंशन होना चाहिए जो इसके डायमेंशन के बराबर हो। तो डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स लिखते हैं, ये तो लेंथ होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन एल हो गया। यूटी का डायमेंशन निकालते हैं, तो यूटी, यू मतलब हो जाता था वेलोसिटी या स्पीड, एल टी माइनस वन, और टाइम का टी, तो ये वैल्यू आ गई एल, यानी ये देखिए डायमेंशन सेम है, बढ़िया। अब तीसरा टर्म बचा है हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखा, हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एक्सेलेरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और टाइम का स्क्वायर, ये टाइम के स्क्वायर ने टी माइनस टू को खा गया, माइनस टू प्लस टू जुड़ गया, तो केवल लेंथ बचा। तो यहां पर तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन आ गया बराबर, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई। जब भी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी तो आप समझ रहे हैं उसमें क्या चीज होनी चाहिए। अब इसका तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, जहां पर हम डिराइव करते हैं एक हल्की फुल्की रिलेशनशिप। कैसे डराइव करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर एक सवाल आपको दिया, क्योंकि आप एग्जांपल से ही इसको समझ पाएंगे। डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपीटल फोर्स acting on a particle of mass m moving with velocity v and circle of radius r। यानी हमें सेंटीपीटल फोर्स का एक्सप्रेशन डराइव करना है, जो कि ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो हमने f को प्रोपोर्शनल कर दिया मास के किसी पावर के हिसाब से, ये प्रोपोर्शनल होगा, तो वो पावर मान ली a, v की पावर रेस कर दी b और r की पावर कर दी c। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब एक डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन ना हो, f इज इक्वल टू के एम ए वी बी आर सी, ये एक इक्वेशन बन गई। अब के यहां पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब हम दोनों तरफ की डायमेंशंस को, वेरियस क्वांटिटी को डायमेंशन को मेंशन करेंगे। तो ये फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन लिख दी एम एल टी माइनस टू, के का कोई डायमेंशन नहीं, मास का m होता है, पावर a, ये वेलोसिटी या स्पीड है तो एल टी माइनस वन पावर b, और ये आपकी रेडियस है यानी लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन c। अब हम क्या करेंगे, इसकी f की पावर वन, l की पावर वन, t की पावर माइनस टू, और इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी m की पावर को रीएडजस्ट कर देंगे। m की पावर a था, बाकी जगह थी नहीं, तो a रह गई, और l की पावर ये b आ गया, और l की पावर c, तो ये b प्लस c हो गई, और t की पावर ये माइनस b हो गई। अब हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड, जैसे मास की जो पावर है इधर भी मास की पावर के बराबर होना चाहिए, तो a की वैल्यू वन होनी चाहिए, ये देखिए आ गई। यहां पर l की पावर वन है, l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू वन होनी चाहिए, या t की पावर माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस टू के बराबर होगी, यानी b बराबर टू हो गई। अब ये तीनों इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां पर a की पता थी, b की पता थी, हमें c की नहीं पता है, तो b प्लस सी में b की वैल्यू टू पुट कर दो, तो टू प्लस सी बराबर वन, यानी c बराबर माइनस वन। तो हमें a b c पता चल गया, अब इसी में वैल्यू रख दो, तो ये देखिए पुटिंग ऑल वैल्यूज ए बी सी की इन इक्वेशन नंबर वन, तो ये देखिए f इज इक्वल टू के m की पावर वन, वन क्यों, क्योंकि a की पावर, a की वैल्यू वन आई है, और वेलोसिटी की पावर b है, b यहाँ पे दो है, तो वेलोसिटी की पावर दो हो गई, और रेडियस की पावर c है जो कि माइनस वन आई है, तो ये माइनस वन हो गई। अब इसको लिख लिया के एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर ये अपॉन आर आ गया, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। इससे ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे डायमेंशन एनालिसिस से। हाँ, आप उसके बाद फिर करते हैं एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके के की वैल्यू वन निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, तब आप लिखते हैं कि सेंटीपीटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। लेकिन डायमेंशनली आप यहीं तक वैल्यू, आप देखिए अगर मैं यहां पे घूमूं, आप समझ ही होंगे जो लिखा है, ये एक्सप्रेशन डायमेंशन के हिसाब से आप निकाल पाए हैं। आपको जाने से पहले याद दिला दूं कि क्लास 11 फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मैंने 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें झोंका है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, जो आसानी से आप लगा पाएंगे। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और अच्छी बात क्या है बेटा, कि इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी वीडियोस के पूरी किताब के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशंस जो मैंने आपके लिए बड़ी सरल भाषा में रिकॉर्ड किया है, जिससे आप जब ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें और आप मेहनत से टाइम बचा पाएं, तो एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स की मदद ले सकें। ये इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स का दिखाई पड़ेगा, लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।